हेलो स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज दीक्षाला इंस्टीट्यूट में हम कवर करने वाले हैं वो है साइटोलॉजी से ही हमारा सेल डिवीजन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने जब सेल थ्योरी पढ़ी थी तो सेल थ्योरी में हमने एक क्वेश्चन या फिर एक पॉइंट आपको मैंने बताया था। क्या पॉइंट बताया था कि रुडोल्फ, जब हमने सेल थ्योरी दी तो रुडोल्फ वर्चो ने उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब क्वेश्चन ये था कि जो इतने भी सेल हैं, इस पूरी वर्ल्ड जो दुनिया है, जो लिविंग सिस्टम है, वो सेल से मिलके बना है। लेकिन ये जो सेल है ये आता कहाँ से है? तो उसका जवाब हमने क्या दिया था? उसका जवाब हमने दिया था दैट एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला। और इस स्टेटमेंट को देने वाले जो थे उनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। तो अब जब भी आप बात कर रहे हो सेल, एक सेल मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जब वही एक नए सेल को देने का काम करता है तो यहाँ पे डिवीजन होता होगा। मतलब एक सेल 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में लगातार क्या कर रहा है? डिवाइड करते करते। और किस चीज़ को बढ़ाने का काम करता है? आपके सेल के नंबर को बढ़ाने का काम करता है। यही फिनोमेना, यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। लाइक देखें, इस पार्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में, फर्दर 2 पार्ट्स में, फर्दर 2 पार्ट्स में। इसी तरीके से लगातार जो डिवीज़न है वो चलता जाता है और हम क्या परफॉर्म कर देते हैं? आपका सेल डिवीज़न, या फिर जो मैं आपको टर्म यहाँ समझा रही हूँ या जो चैप्टर अभी हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं वो यही है, सेल डिवीज़न। मतलब जो पुराना सेल है वही पुराना सेल 1 से 2 में डिवाइड करके एक नई लाइफ फॉर्म को जनरेट करने का काम करता है। तो जब आप एक नई लाइफ फॉर्म को बनाने का काम कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर मैं बात करूँ एक कंट्रोल्ड सेटअप होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस चलता जाता है। लाइक हमने बात करी कि जब आप सेल डिवीज़न करवा रहे हो, मतलब सेल को 1 से 2 में कन्वर्ट करने का काम करते हो, तो वो सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड, कितने टाइम में डिवाइड होगा और कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? तो कॉमनली हम एक चीज़ जानते हैं कि एवरी सेल डिवाइड्स टू फॉर्म, वन सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल। या तो न्यू सेल्स के लें या फिर डॉटर सेल्स के लें, हर सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे कॉमन टर्म हमें दिख रहा है कि भाई एक सेल कितने सेल्स बनाएगा? 2 बनाएगा। लेकिन कहीं कहीं जगहों पे हम 4 भी देखते हैं। इसके अलावा कोई नंबर में चेंज नहीं आता। या तो एक सेल डिवाइड करके 1 से 2 बनाता है या 1 से 4 बनाता है। अब ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो जब आपने बात करी सबसे पहले सेल डिवीज़न की, तो ये हमारे लिविंग सिस्टम का एक वो पार्ट है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रोथ करते हैं। लाइक मैं जब बॉर्न हुई थी तब हमारा साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, हम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारी बॉडी जो है वो डेवलप करती है, ग्रो करती है। तो वो जो ग्रोइंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है। क्लियर? फिर हमने बात करी कि भाई जब भी आपको रिप्रोड्यूस करना है, 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन आप कर रहे हो, तो वो भी किसकी वजह से होता है? सेल डिवीज़न की वजह से होता है। तो जब आप सेल डिवीज़न की बात करते हो तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन का या फिर ग्रोथ का एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो पार्ट है वो सेल डिवीज़न है। ठीक है। अब जब हम सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं, एक सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई ये जो सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है ये कितने टाइम में हो जाता है? क्या सारे सेल्स का डिवीज़न जो है वो एक जैसा होता है? तो यहाँ पे हम जवाब देते हैं नहीं। लाइक आपने एक बैक्टीरियल कल्चर की बात करी। बैक्टीरियल कल्चर मतलब मैंने एक बैक्टीरिया लिया और उसको एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रो करवाना जो है वो क्या किया? शुरू किया। जब बैक्टीरिया का कल्चर मैं करवाना शुरू कर रही हूँ तो ये जो बैक्टीरिया का कल्चर है ये बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज़ जो है वो सेट कर लेता है। क्यों सेट कर लेता है? क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है डिवाइड होने का वो बहुत ही छोटा है। लाइक मैंने रात को, या फिर मान लीजिए मैंने 4 से 6 घंटे पहले दही, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी दही का डाला और 6 घंटे के अंदर, लगभग 4 से 6 घंटे के अंदर आपका जो वो दूध है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है? दही में कन्वर्ट हो चुका है। मिल्क की क्या हो चुकी है? मिल्क की हो चुकी है कर्डलिंग।
तो ये कर्डलिंग जो है ये क्या है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ही तो डिवीजन है। वो क्यों डिवाइड कर मतलब कैसे डिवाइड कर गया इतनी जल्दी, क्योंकि उसके सेल डिवीजन का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटा है। तो अब जब भी आप बात करते हैं आपके सेल डिवीज़न की, तो सेल डिवीज़न एक ऐसा पार्ट है हमारी किसका, सेल डिवीज़न हमारे साइटोलॉजी मतलब हमारे लिविंग सिस्टम का, साइटोलॉजी में जब सेल डिवीज़न पढ़ रहे हैं, एक लिविंग सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो कि किसी भी सेल को 1 से 2 में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टाइम पीरियड अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। बैक्टीरिया सेल इकोलाई की बात करें तो भाई डीएनए कर गया 3 घंटे में 3 घंटे कह रही सॉरी 40 मिनट्स में डिवाइड कर गया, 40 मिनट्स में डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करके लगभग 1 घंटे के अंदर आपका सेल जो है वो 1 से 2 में टूट गया। फिर दूसरे घंटे में 2 से 4 में, तीसरे घंटे में 4 से 8 में, इसी प्रोसेस के थ्रू वो लगातार अपनी कॉलोनीज़ में सेट बनाता रहता है। माइक्रोब्स की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खासियत होती है कि उनका डिवीजन जो है वो बहुत तेज़ होता है, क्योंकि भाई एक तो पहले ही माइक्रोब है, अंडर डेवलप्ड है, प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर इतनी तेज़ डिवाइड नहीं करेगा तो जो कॉलोनीज़ हैं वो हर कुछ पर्टिकुलर टाइम में क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द फास्टर सेल डिवीजन। अब जब आप सेल डिवीज़न की सिस्टम को यहाँ पे समझते हैं तो हम बात करते हैं क्योंकि अपने ह्यूमंस की, भाई हमारे बॉडी के अंदर जो एक सेल है वो 1 से 2 में डिवाइड क्यों हो जाता है, मतलब कितनी देर में हो जाता है। तो एक नॉर्मल सेल की बात करूँ मैं अपनी बॉडी में, तो एक नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सोमैटिक सेल आपकी बॉडी में 24 घंटे में डिवाइड कर जाता है। एक नॉर्मल सोमैटिक सेल की बात करें, रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें, हमारा ह्यूमन बॉडी सेल कितने घंटे में डिवाइड हो जाता है टोटल? एक दिन में तो या तो मैं एक दिन कह सकती हूँ या फिर 24 आवर्स कह सकती हूँ। इसी 24 आवर्स के अंदर जितना डिवीज़न हुआ इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करवाई जाती हैं। कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं भाई? मतलब जब भी आप बात कर रहे हो सेल को डिवाइड करने के लिए, तो सेल को डिवाइड करने का क्या मतलब है? सेल को डिवाइड करने का मतलब है 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में कितने घंटे में टूट जाता है? 24 घंटे में ब्रेक हो जाता है। ओके, यही प्रोसेस जो है ये एक कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। 24 घंटे में ही डिवाइड करेगा, उसका अपना पर्टिकुलर एक लाइफ स्पैन है, उस लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद फिर वो ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको अगर थोड़ा सा हिंट देती हूँ किसका हमारे कैंसरस सेल की ग्रोथ का, तो वो एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। इसी वजह से जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करते 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 ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी में एक कंट्रोल्ड ग्रोथ का होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब जो सेल डिवाइड कर रहा है वो 24 घंटे से, अगर आप बोलो कि भाई 3 घंटे में डिवाइड कर जा, 2 घंटे में डिवाइड कर जा, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है उसके ख़त्म होने का वो एक पर्टिकुलर टाइम है। अगर उससे पहले वो ख़त्म नहीं हो रहा है और लगातार क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो वो ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, कैंसर का फॉर्मेशन करता है। तो जितना सेल डिवाइड करेगा वो कंट्रोल्ड ग्रोथ में डिवाइड करेगा। अब जैसे फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में, मतलब हमारी बॉडी में भी कई सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि हर पार्ट में एक 24 घंटे में डिवाइड नहीं होते, बल्कि क्या होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर इनका एक्सचेंज भी चलता रहता है। ठीक है, लाइक कैसे? जैसे मैं बात कर रही हूँ कि सेल डिवाइड करेगा तो 24 घंटे में डिवाइड हो गया, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसे है कि सेल डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे चेंजिंग चल रही है। कैसे चल रही है कि सेल डिवाइड करता भी है और नहीं भी करता है, लेकिन हर सेल के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती, या तो सेल होगा डिवाइडिंग या फिर होगा नॉन डिवाइडिंग। जैसे कि हमारा न्यूरॉन का सेल, आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी जब हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी कि न्यूरॉन हमारी बॉडी का एक ऐसा सेल है जो कि कैसा है, नॉन डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड करता ही नहीं है। ओके, इसके अलावा हार्ट सेल भी डिवाइड नहीं करते। तो बॉडी में हालांकि सेल डिवीज़न एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब भी आप बात करते हैं हर बॉडी का पार्ट ज़रूरी नहीं है कि किस में डिवाइड कर जाए, 2 सेल्स में 1 से 2 में डिवाइड कर जाए। जैसे कि हमारा न्यूरॉन कभी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, मतलब डिवीज़न को शो नहीं करता। हार्ट सेल जो है वो डिवीज़न को शो नहीं करता। तो अब अगर मैं एंटर करूं सेल डिवीज़न के अंदर, तो सेल डिवीज़न को हम क्या बोल रहे हैं कि ये कितने टाइम का डिवीज़न है? 24 घंटे का, 24 आवर्स। कितने घंटे का डिवीज़न है?
24 घंटे का डिवीज़न है। जब आप 24 आवर्स सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो 24 आवर्स का मतलब है 24 घंटे, 24 घंटे में डिवाइड कर रहा है। क्या 24 घंटे जो डिवीज़न की एक्टिविटी है वो लगातार 24 घंटे चलती ही रहती है? तो इसका जवाब हम आगे समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं देखिएगा। आप जब भी सेल को डिवाइड करने की बात करते हैं तो इस सेल के डिवीज़न को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो मेन फेस जो कि डिवाइडिंग फेस कहलाती है और एक कहलाती है आपकी इंटरफेस। मतलब वी हैव डिवाइडेड द सेल डिवीजन इनटू 2 फेजेस। सबसे पहला इंटरफेस, दूसरा है आपका मेन फेस दैट इज़ एम फेस। इस एम फेस को माइटोटिक फेस या फिर मियोटिक फेस भी कहते हैं। अब माइटोटिक और मियोटिक क्यों कहते हैं इसका रीज़न जो है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। देखें, ये मैं सेल साइकिल बना रही हूँ एक, ये है मेरा सेल साइकिल को मैंने डिवाइड किया कई सारे पार्ट्स में। 1, ये है G0, G1, S, एंड G2। थोड़ा क्लियर कर देते हैं। एंड दिस इज़ योर एम फेस। देखें, अब हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज है। इसको भी मैं फर्दर डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ डिवीजन को। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। क्लियर? ये पार्ट पूरा ये पूरी जो मैंने एरो से इंडिकेट की है, ये यहाँ ख़त्म, यहाँ ख़त्म, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक क्या कहलाती है? सॉरी, गलत मार्क हो गया। ये कहलाती है आपकी इंटरफेस। या फिर रेस्टिंग फेस। सबसे पहला इनिशिएशन कीजिए यहाँ से G0। सबसे पहला स्टेज क्या है आपका? G0। यही कहलाती है आपकी रेस्टिंग फेस। यही क्या कहलाती है आपकी? रेस्टिंग फेस। अगर इस फेज में सेल एंटर कर जाता है तो इट विल नॉट बी केपेबल ऑफ डिवीजन, डिवाइड नहीं करेगा। मतलब अगर मैं बात करूँ हार्ट के सेल्स की या फिर मैं बात करूँ आपके न्यूरॉन्स के सेल की, ये हार्ट के सेल्स और न्यूरॉन्स के सेल्स जो हैं ये किसके थ्रू ही डिवाइड करते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू ही। सॉरी, किसकी वजह से डिवाइड नहीं करते हैं? तो इसी G0 फेस की वजह से ही डिवाइड नहीं करते हैं। अगर कोई भी सेल इस फेज़ में एंटर कर जाता है तो वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं करेगा। G0 के बाद G1, गैप फेज 1, गैप फेज 2, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है S फेज, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। ये रेस्टिंग फेज है, इसके अंदर कोई काम नहीं चलता है, छोटे मोटे काम चलते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ओके, रेस्टिंग फेज के बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कहलाता है आपका कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है अभी बताती हूँ आप लोगों को मैं। ये है आपका
साइटोकाइनेसिस। ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, एम फेज। एम फेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मेजरली, एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस को फर्दर डिवाइड किया है आपके छोटे छोटे फेजेस में, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इस पे पूरी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी डायग्राम पे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बात करी जी नॉट फेज की, गैप नॉट फेज। यहाँ पे आप ये जो G1, G2 और S दिखा रहे हो, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका गैप फेज़ 1, गैप फेज़ 2 और सिंथेसिस फेज़ कहलाती है। तो मैंने आपके सेल डिवीज़न को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। सबसे पहला है आपका इंटरफेस, दूसरा है आपका एम फेज। दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। जी नॉट मैंने आपको बता दिया, इट इज़ द अरेस्टिंग फेज। अरेस्टिंग फेज का मतलब है कि अगर सेल इस फेज में एंटर कर जाता है तो इट विल नॉट बी केपेबल ऑफ डिवाइडिंग डिवीजन फर्दर, मतलब आगे फ्यूचर में कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। अब जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमें क्या दिख रही है, इंटरफेस दिख रही है। अब जब भी आप इंटरफेस की बात करते हैं तो ये हमारे सेल की रेस्टिंग फेज भी कहलाती है। रेस्टिंग फेज क्यों कहलाती है, क्योंकि इस फेज के अंदर जो सेल है वो कोई भी फर्दर डिवीजन, मतलब कोई डिवीजन के प्रोसेस को शो नहीं कर रहे, सिर्फ डिवीजन को करवाने की तैयारियां चल रही हैं। लाइक हमारा जो सेल डिवीजन है वो टोटल मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल मतलब कितने आवर्स में डिवाइड किया है, 24 घंटे में। 24 आवर्स मेरे पास प्रेजेंट है। ये 24 आवर्स जो आपके पास प्रेजेंट है, इन 24 आवर्स में से 23 घंटे तो आपकी सिर्फ कौन चलती है, रेस्टिंग फेज भी चलती है। रेस्टिंग नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया ऐसी फेज जिसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल को डिवाइड करने की तैयारियां चल रही हैं। क्लियर। देखें, इंटरफेस का सबसे पहला फेज है आपका G1, जिसको हम गैप फेज फर्स्ट भी कहते हैं। गैप फेज फर्स्ट की बात करें बेटा तो लॉजिकल सी चीज़ है, जब मुझे किसी चीज़ को डिवाइड करवाना है तो डिवाइड करवाने के लिए आई नीड या आई रिक्वायर अ रॉ मटेरियल, मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो गैप फेज 1 आपका वो फेज़ है जिसमें सेल डिवीजन को करवाने के लिए रॉ मटेरियल को इकट्ठा करवाते हैं। लाइक वो तो इंटरफेस का ही काम है, लेकिन जैसे मैंने बोला जेनेटिक मटेरियल डिवीजन, इनका इनिशिएशन कहाँ से होगा, दो जगह से। मतलब सबसे पहला पार्ट न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो इनिशिएशन कहाँ हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है न्यूक्लियस के डिवीजन से, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, कैरियोकाइनेसिस नाम दिया है। ओके, जब आप कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस आपका एक वो पार्ट है, एक वो डिवीजन है जिसमें सिर्फ कौन डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और जब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ आपका, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा पार्ट मैं क्या बोल रही हूँ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ओके, तो गैप फेज 1 आपकी वो फेज है जिसमें अब न्यूक्लियस डिवाइड करवाते हो तो भाई जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करवाते हो। अब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करवाना है तो जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करवाने के लिए मुझे कंटेंट इकट्ठा करना है। वो कंटेंट इकट्ठा करवाया जा रहा है किसके थ्रू, किस फेज में, किस स्टेज में, G1 स्टेज में। ओके, दूसरी जगह आ जाते हैं हमारा एस फेज, दैट इज, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ G1। दूसरा फेज है मेरा सिंथेसिस फेज, दैट इज एस फेज। यहाँ तो हुआ कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर
किसका कलेक्शन होगा? यहाँ पर कलेक्शन नहीं होगा बल्कि डिवीजन होगा। किसका? जेनेटिक मटेरियल का। मेरे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और डीएनए प्रेजेंट है। मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए डिवाइड कर जाएगा 2C से 4C। यहाँ पे ये किसका कंटेंट है? क्रोमोसोम का, सॉरी न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के डीएनए का। ओके, और आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो N से कितना हो जाएगा आपका? 2N। या फिर मैं बात कर सकती हूँ सिंपल, N से 2N नहीं करेंगे, 2N से 4N करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, सिंथेसिस फेज, गैप फेज और G2 फेज, तीनों में यही कुछ सारे पार्ट चल रहे हैं। सबसे पहले आपका जो डीएनए का डिवीजन है, मतलब जो कलेक्शन है, मैं बात करूँ रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो चुका होता है आपका गैप फेज के अंदर। लगातार डिवाइड करके डीएनए के कंटेंट को सिंथेसिस फेज में हम बढ़ा चुके हैं, और यहीं पर जो आपका क्रोमोसोम का कंटेंट है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, एक चीज़ और समझेंगे, जब भी आप क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये जो क्रोमोसोम है, ये दो चीज़ें दिख रही हैं आपको। क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली पूछा जाता है कि डीएनए का कंटेंट होता है 4 टाइम्स, क्रोमोसोम्स का कंटेंट होता है कितना गुना? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 4 टाइम्स। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई सिंथेसिस फेज में आपका जो डीएनए का कंटेंट डिवाइड कर रहा है वो कितना कितना, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे करता है, तो उसका जवाब हम दे देते हैं। तीसरा जो फेज है आपका वो है आपका गैप फेज 2, दैट इज G2। G2 फेज के अंदर सेल डिवीजन को कराने के लिए जितने एंजाइम्स की ज़रूरत है, एंजाइम्स फॉर, अभी डिवीजन शुरू हुआ नहीं है लेकिन जो डीएनए है, जो जो कंटेंट है वो बढ़ चुका है। कंटेंट जो है वो कैसा हो गया? डबल हो गया जस्ट। अब ये जो क्रोमोसोम कंटेंट डबल हो गया, मेरे पास जो क्रोमोसोम कितने थे? 46 थे, वो कितने में कन्वर्ट हो चुके हैं? 92 में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब बेसिकली मुझे आपको ये समझाना है कि डीएनए का कंटेंट जो है वो बढ़ चुका है लेकिन डिवीजन शुरू नहीं हुआ। डिवीजन शुरू कहाँ होगा? डिवीजन शुरू होगा आपका, अगर हम बात करें तो हमारे कौन से फेज़ में? एम फेज़ में, जिसको हम माइटोटिक फेज़ या मेन फेज़ भी कहते हैं। कलेक्शन, G2 फेज़ क्या कर रही है भाई? G2 फेज़ में भी अब कोई डिवीजन, डीएनए का डिवीजन आप नहीं दे रहे हो, सिंपल क्या करवा रहे हैं? तो वो जवाब देता है कि हमारे G2 फेज़ में सेल डिवीजन को कराने के लिए, एम फेज़ में मतलब एंटर करने के लिए अब जितने एंजाइम्स की ज़रूरत है, जितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, आप उस सारे के सारे रॉ मटेरियल को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद अब डिवीजन को शुरू करवाइए। ओके, अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? मेन फेज़, दैट इज़ एम फेज़। यहाँ पर हमने एम फेज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो माइटोटिक फेज़, दूसरा है आपका मियोटिक फेज़। एक तो है आपका माइटोटिक फेज़ और दूसरा क्या है आपका? मियोटिक फेज़। मतलब जब भी आप बात करते हैं आपके सेल के डिवीजन की, तो सेल डिवीजन हमारा एक वो पार्ट है जो कि क्या कर देता है? डिफरेंट पार्ट्स को कराने के लिए, मतलब डिवीजन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब आप डिफरेंट डिवीजन दे रहे हैं तो इस डिफरेंट डिवीजन को देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों फेजेस को समझना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले जब हम बात करते हैं आपके किसकी, मैं माइटोटिक फेज़ और मियोटिक फेज़ आपको एक साथ ही समझाऊंगी। कैसे समझाऊंगी? मैं सबसे पहले आपको मियोटिक फेज़, मियोटिक डिवीजन का जो मेन पार्ट है वो समझा दूंगी, फिर उस मियोटिक डिवीजन में ही इंक्लूड होता है आपका माइटोटिक डिवीजन। तो फिर मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी? माइटोटिक डिवीजन एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हमने बात करी आपकी कौन से फेज़ की? मियोटिक और माइटोटिक फेज़ की। कैसा डिवीजन है ये? तो देखें, हमारे पास बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं सोमैटिक सेल्स, दूसरे होते हैं आपके
सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स में बॉडी के पार्ट के जितने बॉडी पार्ट्स के सेल्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, मैं सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स की बात करती हूँ तो टेस्टिस से निकला हुआ स्पर्म और ओवरीज से निकला हुआ ओवम, ये क्या बनाता है आपका सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स बनाता है। सिंपल, अगर मेरा एक बॉडी सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46 है, क्रोमोसोम का नंबर कैसा है 46, तो 46 का मतलब है अब मेरे पास जितने सेल्स बनेंगे वो 2 सेल्स बनेंगे। लाइक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई कि मेरे पास एक अमीबा प्रेजेंट है, उस अमीबा को मैंने 2 डॉटर अमीबीज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब ये जो 2 डॉटर अमीबी बनी, दे आर हैविंग अ सेम क्रोमोसोमल कंटेंट एज द पेरेंट सेल। क्यों? क्योंकि अगर 46 एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अगर 46 क्रोमोसोम यहाँ पर हैं तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पर होने की वजह से अगर यहाँ 23 और 23 रह जाएंगे तो फर्दर इसको आगे डिवाइड करने पे आपके 11.5 बचेंगे। ओके, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बना देगा या फिर नहीं बनाएगा? बनाएगा। मतलब फर्दर डिवीजन होते होते क्रोमोसोम कंटेंट लगातार कम होता जाएगा। ठीक है, जो कि ऐसा होता नहीं है। बहुत ही इलॉजिकल सी चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है। क्या है कि लगातार डिवीजन पे अगर क्रोमोसोम भी बट के इधर उधर बढ़ जाता है तो आपका इन फ्यूचर आपका क्रोमोसोम का कंटेंट जो है वो बचेगा ही नहीं। अब तक तो सारे क्रोमोसोम्स खत्म हो जाते डिवाइड होते होते, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी सेल डिवाइड कर रहा है, अगर क्रोमोसोम कंटेंट 46 है तो इसमें भी 46। जो डॉटर सेल्स बनी वो डॉटर सेल्स रखती हैं सेम जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पेरेंट हैव। जो पेरेंट के पास है, जो जेनेटिकल कंपोजिशन पेरेंट की है, वही जेनेटिकल कंपोजिशन आपकी किसकी होगी? बच्चे की होगी, मतलब डॉटर सेल की होगी। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे देखा सिंथेसिस फेज में आप यही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि जो डीएनए का कंटेंट है उसको पहले डबल करवाते हो, क्रोमोसोम के कंटेंट को क्या करवा रहे हो? डबल करवा रहे हो। मतलब 46 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? पहले 92 में, देन आई हैव डिवाइडेड इनटू 46 एंड 46। क्लियर? तो ये जो डॉटर सेल्स हैं, ये डॉटर सेल्स 46 ही बनाते हैं। ओके, लेकिन अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने बोला स्पर्म और ओवम, 46 से 46 2 बन गए। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे जब भी रिप्रोडक्शन हम करवाते हैं तो स्पर्म को किसके साथ कंबाइन करवा रहे हैं? ओवम के साथ कंबाइन करवा रहे हैं। 46 + 46 विल गिव यू 92 अगेन। ये कंपोजिशन होती है या फिर नहीं होती है? आप बोलोगे भाई बिल्कुल नहीं होती है। हमने कहीं नहीं देखा कि क्रोमोसोम नंबर कितना हो, 92। कंपोजिशन ख़राब हुआ या नहीं हुआ? मान लीजिए मेरे मदर का ओवम और फादर का स्पर्म आके फ्यूज़ किया, 92 से कौन बन गई? मैं बन गई। अब ऐसे ही मेरा जो ओवम है वो 92, जो मेरा पार्टनर है उसका जितना भी 92 46 अब भी वो तो डिपेंड करता है, 92 मान लीजिए, ये मिला के कितना बना देगा? 184। फ्यूचर में लगातार, जैसे इस जगह पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर 1 से 2 में डिवाइड करके वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम कंटेंट जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके यही कॉम्बिनेशन के स्पर्म्स की और ओवम्स की, तो जो कॉम्बिनेशन हो रहा है स्पर्म्स का और ओवम्स का, ये क्या कर रहा है? ये लगातार क्रोमोसोम के नंबर को बढ़ाता जा रहा है। हर पेरेंट जब कंबाइन करेगा तो जो बच्चा बनेगा वो कॉम्बिनेशन होगा, फिर कॉम्बिनेशन हुआ, फिर बच्चा बना, जो कॉम्बिनेशन हुआ वो कैसा हो गया? आपका डबल हो गया। डबल होते होते क्रोमोसोम का कंटेंट कितना बढ़ जाएगा? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जब आप 46 क्रोमोसोम दे रहे हो, जब आप यहाँ पे 46 क्रोमोसोम दे रहे हो तो ये 46 में ही ब्रेक करवाओ पहले, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में क्रोमोसोम नंबर
आधा नहीं कर सकते कि सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और 2 अलग अलग सेल बना दो। भाई जो जाइगोट है वो तो एक ही बनता है ना, डिवीजन हो नहीं सकता, तो तब तो आप कर नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, फिर हम जब स्पर्म और ओवम बना रहे हैं तो पहले ही कुछ ऐसा करें कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा हो जाए। पहला डिवीजन, और इसको फर्दर डिवाइड करवा दिया मैंने 23 और 23 में। बात को समझे मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पे ये जो सेल बने, ये कितने बने, टोटल 4 सेल्स। भाई ये 46 वाला फर्दर 46 में क्यों नहीं टूटा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये 46 वाला 46 में क्यों नहीं टूटा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये बिल्कुल कैसा है, एक जैसा। मतलब एक ही बार में हमने कंटिन्यूस डिवीजन शो किया। एक ही बार में क्या किया मैंने, लगातार एक डिवीजन शो किया जिसमें इंटरफेस जो हुई वो सिर्फ एक बार हुई। अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझनी है कि इंटरफेस के टाइम पर ही क्रोमोसोम कंटेंट जो है वो डबल होता है। अगर मैं इंटरफेस को स्किप कर दूं, क्रोमोसोम डबल नहीं होगा, लेकिन डिवीजन तो तब भी होगा। क्रोमोसोम कंटेंट डबल नहीं हुआ लेकिन डिवीजन तो तब भी हुआ। तो यहाँ पे हमारी 2 फेजेस हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। हम यहाँ पे इस स्टेज पर आके, कैरियोकाइनेसिस हो चुका, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर चुका, कैरियोकाइनेसिस को ख़त्म करके हम साइटोकाइनेसिस करवाते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का टूटना, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का टूटना। ठीक है, तो पहले कैरियोकाइनेसिस करवाई फिर साइटोकाइनेसिस करवाई, ऐसा हम माइटोसिस में कर देते हैं। माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक फेज में हम पहले कैरियोकाइनेसिस करवा के 46 के 2 सेल बनते ही क्या कर देते हैं, साइटोकाइनेसिस कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर न्यूक्लियस डिवाइड कर ही नहीं पाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, यहाँ पे हम वेट करते हैं। कैसे वेट करते हैं, हम वेट करते हैं कि पहले 1 से 2 में डिवीज़न हो, फिर 2 से फर्दर 4 में डिवीज़न हो। और एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है कि इंटरफेस शुड नॉट बी रिपीट हेयर अगेन। इफ़ इंटरफेस रिपीट हो जाती है तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम कंटेंट डबल हो जाएगा, 92 बना देगा। ये क्या बना देगा, 92 बना देगा। फिर फर्दर कितने हो जाएंगे, 46, जो कि हमें करना नहीं है। हमें बनाना कितने हैं, 23। भाई अब आपका क्रोमोसोम कंटेंट खराब नहीं होगा, नहीं होगा। ये सेल स्पर्म का 23 का बनाया। अब सेम ओवम के साथ हुआ, यही फिनोमेना मैंने किसके साथ रिपीट किया है, ओवम के साथ रिपीट किया है। अब मेरे स्पर्म्स और ओवम्स जो हैं, स्पर्म्स प्लस ओवम कितने क्रोमोसोम रखे हुए हैं अपने अंदर, 23 एंड 23 फ्यूज़ करके क्या बना दिया आपका जाइगोट, जो कि कितना है 46। क्या आपका क्रोमोसोम कंटेंट सही है, कुछ गड़बड़ नहीं, 46 ही है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं, कितना है 46 ही है। तो जब भी आप बात करते हैं आपके सेल को डिवाइड करवाने की, तो ये जो सेल डिवीजन चल रहा है ये 2 फेजेस में है, एक तो मियोटिक फेज और एक माइटोटिक फेज। मतलब मुझे क्रोमोसोम के नंबर को डबल नहीं करवाना, कहाँ पर, क्रोमोसोम के नंबर को मुझे डबल नहीं करवाना है आपके माइटोटिक फेज में, और ब्रेक करवाना है मियोटिक डिवीजन में। तो ये 2 फिनोमेनाज आपने देखे, सोमैटिक सेल का डिवीजन और सेक्स सेल्स का, जर्म सेल्स का डिवीजन। दोनों डिवीजन बहुत प्रॉपर है। माइटोटिक में 46 से 46 ही बनेगा, ओके। मियोटिक में आपका कितना क्या बनेगा, मियोटिक में आपका हम बात कर रहे हैं 23 क्रोमोसोम नंबर आधा ही होगा। अब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, देखें। माइटोटिक फेज तो सिंपल माइटोटिक है ही। मियोटिक में एक तो मियोटिक फर्स्ट होती है, एक मियोटिक सेकंड होती है। मियोटिक फर्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस हैं जो कि वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो मैं सबसे पहले आपको मियोटिक फेज 1 बताऊंगी, और माइटोटिक फेज मियोटिक फेज सेकंड से सिमिलर है। बात को समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमेशा हम सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको मियोटिक डिवीजन पढ़ाऊंगी, ओके। मियोटिक डिवीजन का फर्स्ट पार्ट
क्योंकि जो मियोटिक डिवीजन 7 है वो माइटोटिक डिवीजन ही है। तो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट पढ़ेंगे हम, मियोटिक डिवीजन सेकंड पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक हमारा क्या कवर हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन कवर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है, सेल डिवीजन का इंटरफेस, इंटरफेस के बाद आपका एम फेस, एम फेस को मैं मेन फेस कहती हूँ और मेन एम टर्म दिया गया है माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन से। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट।